तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 जो कि होने वाले हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसका हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स के बारे में जाना था, उसके नेचर, उसके फीचर्स के बारे में जाना था, मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में जाना था। साथ साथ लेक्चर नंबर 2 में हमने जान लिया था हमारे जो फ्यूल्स मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं फ्यूल्स के, उनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इसी एक वीडियो में सारे जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स एंड साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं उन सब चीज़ों को हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मंथ के एंड में यानी कि जून खत्म होने से पहले मेरा टारगेट है कि 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है एंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसने दिया था यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर, वो थे कौन? He was a person who within a very short duration 1978 and 84 rose from ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in मिडवेल स्टील कंपनी। यानी कि वो एक ऑर्डिनरी अप्रेंटिस टू चीफ इंजीनियर, यानी कि वो एक चीफ इंजीनियर थे मिडवेल स्टील कंपनी में, जो कि हमारी यूएसए की कंपनी थी। एंड साथ ही साथ टेलर ने कंडक्ट किया था एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू अ कंक्लूजन दैट वर्कर्स वर प्रोड्यूसिंग मच लेस दैन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क। यानी कि उन्होंने अपनी कंपनी में देखा कि जितना हम टारगेट टास्क कर रहे हैं कि हमें इतना टारगेट प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, बट उससे हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऑल्सो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स आर हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों पार्टीज एंड मेंबर्स एक दूसरे की ओर हॉस्टाइल थे। He gave a number of suggestions to solve this problem and correctly propounded the theory of scientific management। यानी कि उन्होंने अपनी एक कंपनी में प्रॉब्लम को देखते हुए एक थ्योरी दिया। क्या दिया? थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने एक नंबर ऑफ सजेशंस दिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड करेक्टली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का यहाँ से हमारा इजाद होता है। To emphasize the use of scientific approach in managing an enterprise instead of hit and trial method। यानी कि hit and trial method यानी कि ये तरीका अपनाते हैं, मान लो ये चल गया, नहीं चला, दूसरा लगा लिया, नहीं चला, तीसरा लगा लिया। इसकी जगह पे एक सेट ऑफ कर लिया कि हाँ एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसको आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली अपना पर्सनल कुछ वो रहेगा कि हाँ डायनेमिक डिफर करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट अपना क्या हुआ कि एक सेट ऑफ रूल्स हो गया। For this contribution he is well known as the father of scientific management। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे father of scientific management के बारे में तो वो हमारे होने वाले कौन? फ्यूल। Scientific management attempts to eliminate waste to ensure maximum production at minimum cost। यानी कि scientific management हमारा क्या करता है? एलिमिनेट करता है वेस्टेज को, यानी कि जो हमारा फालतू की चीज़ें हो रही हैं, फालतू का चाहे रिसोर्सेज खर्चा हो रहा है या फिर मैन पावर, लेबर, जो भी आप कहना चाहें, उन सब चीज़ों को ख़त्म करता है एंड साथ ही साथ क्या इंश्योर करता है कि हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए एट मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम अचीव कर पाएँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिंसिपल आता है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए। सबसे पहले आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि हमारा ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, चलिए जानते हैं। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच एंड हिट एंड मिस मेथड। यानी कि हमारी हर एक जॉब के लिए एक प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी एंड एक एनालिसिस होना चाहिए। यानी कि उस मान लीजिए कोई जॉब है तो उस जॉब में कैसे टाइप के वर्कर्स हमें रखने चाहिए, कैसे टाइप का एम्प्लॉय को रखना चाहिए, उस जॉब को कैसे परफॉर्म किया जाना चाहिए, उस जॉब को हमें कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब पूरा एनालिसिस हमें करना चाहिए। ना कि हिट एंड मिस मेथड, यानी कि चल गया तो ठीक, नहीं चला तो दूसरा मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पहले एनालिसिस कर लो, फिर एक मेथड लगाओ जिससे कि कंप्लीटली माने कि श्योरिटी हो कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा। We should be constantly experimenting to develop new
टेक्निक्स विच मेक्स द वर्क मच सिंपलर, ईजियर एंड क्विकर। यानी कि हमें हमेशा ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स को डेवलप करते रहना चाहिए जो कि हमारे काम को सिंपल बनाए, आसान बनाए और जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए, यानी क्विकर हो जाए। एक्चुअली वीडियो में जब मैं वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, एडिट कर लिया था, तो उसमें बाद में मैंने ध्यान दिया कि इसमें जो टोटल हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं, बट मैंने जो नोट्स में केवल 4 ही ऐड किए थे। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था, ये एक्चुअली 2 नहीं, ये 3 है। यहाँ पे ये 3rd प्रिंसिपल ही है हमारा। सो जो 2nd प्रिंसिपल था उसको मैं जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो इसके बाद आप जो हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसमें ये हमारे स्लाइड में नहीं था, तो इसको मैं इसीलिए अलग से बता दे रहा हूँ। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हमारा क्या होता है कि इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन on part of managers and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objectives। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होना चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इम्प्लाइज, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है कि एक मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए किसके बीच में, हमारे मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर्स का रिस्पेक्ट करें एंड जो हमारे मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स का भी रिस्पेक्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ पाएगा। लाइक मैं मैनेजर हूँ, तुम मेरे से कैसे मुझे सजेशन कैसे दे सकते हो, यानी एक वर्कर सोचेगा कि मैं मैनेजर को कैसे सजेशन, मान लीजिए कोई किसी चीज़ के लिए उसके पास अच्छा सजेशन है तो वो मैनेजर के पास नहीं जाएगा, क्या होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बहुत से मैनेजर्स होते हैं अकड़ में आके कि हाँ मैं वर्कर से बात करूँगा, ऐसे नहीं होता है, ये है वो है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे जो वर्कर्स हैं, मैनेजर, दोनों एक दूसरे को जो है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होगा, एलिमिनेट एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या होगा, टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इससे हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जान पाएंगे। Cooperation not individualism. It is an extension of principle of harmony, not discord, whereby constructive suggestions of workers should be adopted and they should not go on strike as both management and workers shall share responsibility and perform together। यानी कि cooperation not individualism, यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारा जो कॉपरेट है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, ये वो अकेले बेसिस पे नहीं वर्क करने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड, यानी कि अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहे हैं तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक, यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं हमें ट्राई करना चाहिए कि उनका सजेशन हम लें एंड ये ट्राई करें कि वो हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे वर्कर्स स्ट्राइक पर ना जाने पाएँ। एंड वर्कर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर, यानी कि और वर्कर्स को जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उनके जो परफॉर्मेंस है वो साथ में हमें करनी चाहिए। यानी कि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि हम अपना फ़ायदा देखें, वर्कर्स का फ़ायदा ना देखें, हमें दोनों का फ़ायदा देखना चाहिए कि अपने को भी फ़ायदा हो, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फ़ायदा हो, एंड साथ ही साथ जो वहाँ पर वर्कर्स है उसका भी फ़ायदा हो, वो स्ट्राइक पर ना जा पाए। एंड द लास्ट वन इज़ 4th वन, जो कि होने वाला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ क्या होने वाला है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और उसकी प्रॉस्पेरिटी, यानी कि उसको हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए, उससे कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एंड साथ ही साथ ऐसा हो कि वो एफिशिएंट बन पाए। It implies the development of competencies of all persons of an organization after their scientific selection, यानी कि अगर हम उनका साइंटिफिक सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है पूरा, उसको हम आगे जानेंगे, बट अभी के लिए जो पूरा साइंटिफिक सिलेक्शन है उसके बाद अगर हमने वर्कर्स को हायर किया है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका हम डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटेंसीज, यानी कि उनमें डेवलपमेंट डालें कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा हम परफॉर्म कर पाएँ। एंड असाइनिंग वर्क सूटेड टू देयर टेम्परामेंट एंड एबिलिटीज़, यानी कि हमने साइंटिफिकली उनको एम्प्लॉय किया है तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो उनके लिए जो सूटेड वर्क होगा, वर्क सूटेड, यानी कि उनके नेचर के हिसाब से, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से वो जिस भी पोस्ट के लिए सबसे परफेक्ट रहेंगे तो उस पोस्ट पे हम उनको अलॉट कर देंगे, यानी कि मतलब उस पोस्ट पे उनको हम दे देंगे। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स, यानी कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, जिसमें हम अपनी जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके जो स्किल्स को प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाएंगे।
और जो कि हमारा होगा फुल्ली पॉसिबल एक्सटेंड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्कर्स की स्किल्स को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाने वाली है। अब हम बात करने वाला हमारी टेक्निक्स। तो इसमें हमारे प्रिंसिपल्स 4 ही थे, बट अब हम इसमें टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें क्या था, उसमें केवल प्रिंसिपल्स थे, कुछ 12-14 प्रिंसिपल्स थे, बट इसमें क्या है, केवल 4 प्रिंसिपल्स है, अदर टेक्निक्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। ये क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर सेपरेटेड। यानी फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या होता है, हमारी जो प्लानिंग है एंड जो हमारा एग्जीक्यूशन है उसको अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि प्लान हम अलग करेंगे, एग्जीक्यूट अलग करेंगे। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड professionals and 4 under planning and executions who keep a watch on all workers to extract optimum performance। यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन पे निगरानी करने के लिए हमें फोरमैन्स रखने चाहिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होता है कि वॉच ऑन ऑल वर्कर्स टू एक्सट्रैक्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। यानी कि हमें क्या करना है, हमारे जो वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उस पर हमें निगरानी रखनी चाहिए। अच्छे से हमें देखना चाहिए कि हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर या फिर वर्कर्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या है कि प्लानिंग इंचार्जेस होते हैं हमारे। प्लानिंग इंचार्जेस कौन कौन होते हैं? पहला हो गया रूट किलर, टू स्पेसिफाई द एक्सट्रैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। रूट किलर क्या बताता है कि कैसे हमें प्रोडक्शन करता है, एक रूट बताता है, एक रास्ता बताता है। सेकेंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। यानी कि वर्कर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस बनाता है उसको हम इंस्ट्रक्शन कार्ड किलर कहते हैं। टाइम एंड कॉस्ट किलर, जो कि प्रिपेयर करता है टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब, यानी कि जॉब के लिए कितने टाइम में कब आपका स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो वो हमारा कौन करता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लियर करता है। फोर्थ वन इज शॉप डिसिप्लिनरियन टू एंश्योर डिसिप्लिन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग द वर्कर्स। यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और डिसिप्लिन में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, उसके लिए हमें रखा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फंक्शनल फोरमैनशिप खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब ये क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इट रिजल्ट्स इन सेविंग कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। अब देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दो अलग टर्म्स है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? जैसे कि आप लेस का जो चिप्स का पैकेट आता है, आप देखेंगे कि अगर आप 4 चिप्स का पैकेट साथ में रखते हैं तो आपको चारों का टेस्ट सिमिलर लगेगा। ये क्या होता है? हमारा एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, तो इसी को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। यानी कि आपका बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसमें भले ही डिफरेंट जितने भी आप प्रोडक्ट बनाने, सब में एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि यानी कि हमारी फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि पता चला कि हम चिप्स बना रहे हैं तो 15 प्रकार के फ्लेवर्स ही हो जा रहे हैं, भले ही हमारा ज़्यादा लॉस हो रहा है तब भी हम 15 वैराइटीज़ ऑफ चिप्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब नहीं करना है। जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो ज़्यादा सेल्स हो रही है जिस फ्लेवर ऑफ चिप्स से, उसको हमें बेचना चाहिए, फालतू चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। जिससे क्या हो गया, हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन्स एंड टूल्स हमारा बच जाएगा, एंड ऑल्सो हमारा जो है लॉस कम होने लगेगा अगर हो रहा है तो। थर्ड वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल्स। यानी कि मेथड स्टडी क्या बताते हैं? एक ऐसा मेथड को फाइंड करना जिससे कि हम हमारी जॉब को अच्छे से कर पाएँ। कैसे कर पाएंगे? ऐसे कर पाएँ कि जिसमें हमारी एफिशिएंसी को हम मैक्सिमाइज कर पाएँ और हमारा काम भी हो पाए। हमारा काम ऐसा भी ना हो कि फालतू, अच्छे से हम काम भी कर पाएँ, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी हो पाए। एफिशिएंसी किस बेसिस पे? जिससे कि हमारा मटेरियल्स कम लगे, मशीनरी कम हो लगे, मैन पावर कम लगे, कैपिटल कम लगे, एंड हमारा जो काम है वो भी अच्छे से हो जाए। तो हमें एक ऐसा मेथड फाइंड करना है जिसमें भी हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर पाए, तो इसी को मेथड स्टडी कहते हैं। फोर्थ वन इज मोशन स्टडी। इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग wastefulness resulting from using unnecessary, ill-directed and inefficient motions by workers and machines to identify best method of work. Sorry for that. मोशन स्टडी हमारा क्या कहता है कि हमारे वर्कर्स को कैसे मोशन, मतलब कि मोशन क्या होता है, जैसे हिलाव होता है,
तो मोशन मतलब कि हमारे वर्कर्स कैसे काम करेंगे, क्या 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 उनका रूटीन रहेगा, क्या क्या कैसे उनको वर्क करना है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसके प्रोडक्शन में कैसे हमें मशीन्स का इस्तेमाल करना है। पता चला कि पहले फाइनल पैकेजिंग हो गई, प्रोडक्ट ही नहीं तैयार हुआ। हम फाइनल पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, मार्केटिंग के पोस्टर्स छाप ली, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ही नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये इसमें हमें देखना होता है कि कैसे हमारे मशीन्स वर्क करेंगे, जो लेबर्स का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, इल डायरेक्टेड, इनएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बट इस वीडियो को बंद करने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड ऑल्सो कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, सो डैट और लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।